निम्नलिखित में से भारत की संसद किससे मिलकर बनती है? ऑप्शन ए है लोकसभा, ऑप्शन बी है राज्यसभा, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। भारत की संसद राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा से मिलकर बनती है। यह तीनों ही संसद के अंग हैं। भारत में संसद केंद्र सरकार का कौन सा अंग है? ऑप्शन ए कार्यकारी, ऑप्शन बी है मंत्रिमंडल, ऑप्शन सी है मंत्रिपरिषद, ऑप्शन डी है विधायी अंग। भारत में संसद केंद्र सरकार का एक विधायी अंग है। इस तरह से ऑप्शन डी सही उत्तर है। अब विधायी अंग इसलिए है कि भारत की संसद में ही विधेयक पास किए जाते हैं तथा उसके पश्चात राष्ट्रपति की स्वीकृति के द्वारा यही विधेयक अधिनियम बन जाता है और उसके पश्चात केंद्र सरकार की कार्यकारी जो संस्था है वो इसको लागू करती है। निम्न में से संसदीय प्रणाली को सरकार का कौन सा मॉडल कहते हैं? भारत में जो संसदीय प्रणाली की सरकार अपनाई गई है उसको सरकार का कौन सा मॉडल कहा जाता है? तो संसदीय प्रणाली को सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह विश्व के पश्चिम में विकसित हुई थी। भारत की संसद कहाँ पर स्थित है? हाल ही में भारत की नई संसद का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है और यह भारत की जो नई संसद है वह दिल्ली में है और भारत की जो पुरानी संसद थी वह भी भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। हाल ही में भारत की नई संसद का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है द्रौपदी मुर्मू जो कि राष्ट्रपति हैं, ऑप्शन सी है निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री हैं, ऑप्शन डी है पीयूष गोयल जो कि कानून मंत्री हैं। हाल ही में भारत की नई संसद का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था और यह उद्घाटन 28 मई 2023 को किया गया। भारत की संसद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग है, यानी कि जो भी विधेयक बनते हैं वो संसद में बनाए जाते हैं तथा राष्ट्रपति की स्वीकृति के द्वारा वह अधिनियम बनता है और वह भारत में पूरे देश में लागू होता है। संसदीय प्रणाली को सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं। यह मेन तौर पर ब्रिटिश में विकसित हुआ था। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद का विशिष्ट व एक केंद्रीय स्थान है क्योंकि इसमें अधिनियम बनते हैं। भारत की संसद लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। हाल ही में भारत की नई संसद का उद्घाटन किया गया है और यह 28 मई 2023 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है और यह भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। संविधान के किस भाग में संसद के गठन, उसकी संरचना, अवधि तथा संसद के सदस्यों की योग्यता के बारे में उल्लेख है? बच्चों, भारत के संविधान के भाग 5 में संसद के गठन, संरचना, अवधि इत्यादि का उल्लेख है। भाग 2 में नागरिकता से संबंधित है, भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है तथा भाग 4 नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। ऑप्शन डी सही उत्तर है, भाग 5। भारत की नई संसद में लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखा जाएगा? हाल ही में यह बहुत ही ज़्यादा न्यूज में था और भारत की जो नई संसद बनी है उसमें लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में हाल ही में सिंगोल रखा जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की जो नई संसद है उसका आकार कैसा है? यह भी कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है। जो हाल ही में एग्जाम हुए हैं जो कि भारत की नई संसद का उद्घाटन हुआ है, यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और भारत की जो नई संसद है उसका आकार त्रिकोणीय है। अगला प्रश्न है, भारत में 1954 के पहले राज्यसभा का क्या नाम था? संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा तथा राज्यसभा। वर्तमान में इसका नाम राज्यसभा है लेकिन इसको 1954 के पहले राज्य परिषद के नाम से जाना जाता था। इसको उच्च सदन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति निम्न में से किस सदन का सदस्य होता है? लोकसभा का, ऑप्शन बी है विधानसभा का या ऑप्शन सी राज्यसभा का। भारत का जो राष्ट्रपति है वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन यहीं पर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि अगर किसी भी सदन का सदस्य नहीं है लेकिन वह भारत के दोनों सदनों के द्वारा पारित विधेयक को स्वीकृति प्रदान करता है और भारत की जो संसद है वह लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी होती है। ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। भारत में राज्यसभा और लोकसभा
के नाम तथा उनके प्रतिनिधित्व के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। भारतीय संविधान के अनुसार भारत की संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा। जैसा कि हमने पिछले प्रश्नों में चर्चा किया है, 1954 में राज्य परिषद एवं जनता का सदन के स्थान पर क्रमशः संसद के दोनों सदनों को राज्यसभा एवं लोकसभा शब्द के नाम से अपनाया गया। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं। इसके साथ साथ लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है। राज्यसभा में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। लोकसभा संपूर्ण रूप में भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि जो लोकसभा के सदस्य हैं वो जनता के द्वारा सीधे चुने जाते हैं। लेकिन वहीं पर देखा जाए तो राज्यसभा में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं, जिनका चुनाव जनता के द्वारा सीधे तौर पर नहीं होता है। इस तरह से यह अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अगला प्रश्न है, संसद के द्वारा बनाया गया विधेयक तब तक विधि नहीं बन सकता है जब तक कि उसमें किस व्यक्ति की स्वीकृति नहीं मिल जाती है। संसद के दोनों सदनों के द्वारा विधेयक पारित किया जाता है और यह विधेयक अधिनियम तभी बनता है जब भारत का राष्ट्रपति अपनी इसमें स्वीकृति दे देता है। इस तरह से विधेयक को अधिनियम बनने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। उसकी स्वीकृति के बिना कोई भी विधेयक अधिनियम नहीं बन सकता है। संसद के दोनों सदनों का जो सत्र है उसको कौन आहूत करता है, यानी दोनों सदनों के सत्र को कौन बुलाता है? उपराष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष? भारत का राष्ट्रपति दोनों सदनों का सत्र आहूत करता है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। ब्रिटेन की संसद निम्न में से किससे मिलकर बनी होती है? पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि भारत की जो संसद है वो लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनी होती है। वहीं पर ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स, ब्रिटिश ताज यानी कि वहाँ का जो राजा या रानी होता है, इन तीनों से मिलकर बनी होती है। इस तरह से ऑप्शन डी सही उत्तर है। और जैसा कि ब्रिटेन की संसद में प्रावधान है वैसा ही हमारे भारत की संसद में भी है, क्योंकि हमने ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था को ही अपनाया है। ऑप्शन डी सही उत्तर है, उपरोक्त सभी। अमेरिका में विधानमंडल को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि जो अमेरिका है वहाँ पर जो विधेयक बनाए जाते हैं, जो अधिनियम पारित होते हैं, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। जैसे कि भारत में जो विधेयक बनाए जाते हैं वह संसद के दोनों सदनों में बनाए जाते हैं, उसी तरह अमेरिका की जो कांग्रेस है वहाँ पर विधेयक बनाए जाते हैं, इसलिए इसको विधानमंडल कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम ब्रिटेन और अमेरिका की संसद के बारे में देख लेते हैं। जैसा कि ब्रिटेन की संसद ताज यानी कि राजा या रानी या हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन से मिलकर बनी होती है। अमेरिका का राष्ट्रपति विधानमंडल का महत्वपूर्ण अंग नहीं है। जैसे कि इसके विपरीत भारत में राष्ट्रपति संसद का एक महत्वपूर्ण अंग है। अमेरिका में विधानमंडल को कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस के अंतर्गत सीनेट ऊपरी सदन, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव निचला सदन आता है। जैसा कि अमेरिका में कांग्रेस है वैसे ही भारत में संसद है। वहाँ का ऊपरी सदन सीनेट है, भारत का ऊपरी सदन यानी उच्च सदन राज्यसभा है। अमेरिका का जो निचला सदन है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, वैसे ही भारत का जो निचला सदन है वह लोकसभा है। इनसे कंपेयर करके, तुलना करके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्न में से किस प्रकार की सरकार व्यवस्था में विधायी और कार्यकारी अंगों में परस्पर निर्भरता होती है? यानी कि जो सदस्य या जो संस्था विधि बनाती है और जो संस्था उनको लागू करती है, उनमें परस्पर निर्भरता किस प्रकार की सरकार व्यवस्था में होती है? तो यह संसदीय सरकार व्यवस्था है, जिसमें सरकार की विधायी और कार्यकारी अंग दोनों की आपस में परस्पर निर्भरता होती है। यानी कि जो विधेयक पास करते हैं और जो विधेयक को लागू करते हैं वह सदस्य कई बार एक दूसरे के सदस्य होते हैं। जैसे कि भारत में जो भारत का मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं वह संसद के भी सदस्य हैं और एक दूसरे पर निर्भर करती है। जो कार्यकारी और विधायी परिषद है वो एक दूसरे पर निर्भर करती है। भारत की संसद के लोकसभा सदन को कौन विघटित कर सकता है? पहले तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात जानने वाली यह है कि भारत की जो राज्यसभा है उसका विघटन नहीं होता है। भारत की संसद में केवल लोकसभा का विघटन होता है और भारत की संसद का लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इस तरह से ऑप्शन बी सही उत्तर है, राष्ट्रपति। सरकार के विभिन्न अंग और उनके कार्यों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। जैसा कि राष्ट्रपति दोनों सदनों का सत्र आहूत करता है, यानी दोनों सदनों को बुलाता है सत्र के लिए। राष्ट्रपति संसद का सत्रावसान भी कर सकता है। सत्रावसान का मतलब है कि सत्र की समाप्ति।
लोकसभा को विघटित करने की शक्ति भी राष्ट्रपति में है, कोई अन्य व्यक्ति इसको विघटित नहीं कर सकता है। संसदीय सरकार व्यवस्था में विधायी व कार्यकारी अंगों में परस्पर निर्भरता होती है, यानी जो कार्यकारी अंगों यानी कार्यकारी संस्था के जो सदस्य होते हैं वही सदस्य विधायी यानी कि विधायी परिषद के सदस्य भी होते हैं। राष्ट्रपति पद्धति की सरकार में विधायी और कार्यकारी अंग अलग अलग होते हैं, यानी कि इनमें परस्पर निर्भरता नहीं होती है। अमेरिकी राष्ट्रपति कांग्रेस का घटक नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हम प्रश्नों के बीच में देखते हैं उनको आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और इनका रिवीजन करते रहिए, यहीं से प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न है, जब राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है तब उसकी अध्यक्षता कौन करता है? यह क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो इसमें बच्चे कई बार गलती करते हैं और उसमें राष्ट्रपति को वो ऑप्शन टिक करके चले जाते हैं क्योंकि वह दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। संयुक्त अधिवेशन का जो अध्यक्षता है वह संसद लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। भारत में राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? ऑप्शन ए है 552 सदस्य, ऑप्शन बी है 472, ऑप्शन सी है 374, ऑप्शन डी है 250। भारत में राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, इससे अधिक नहीं हो सकते। ऑप्शन डी सही उत्तर है। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए अधिकतम कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? भारत की राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, उनमें से 12 सदस्यों को भारत का राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है और यह विभिन्न क्षेत्रों में इनको उपलब्धि हासिल होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के लिए सीटों के आवंटन का वर्णन करती है? तो यह भारत के संविधान की चौथी अनुसूची है जिसमें राज्यसभा में सीटों का वर्णन है, किस राज्य को कितनी सीटें मिलनी चाहिए। भारत में राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा का विघटन करता है? भारत में लोकसभा का विघटन होता है, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। भारत में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा का विघटन करता है। यह कई बार 5 वर्ष की समाप्ति पर होता है क्योंकि उसके बाद नए चुनाव होते हैं और नया लोकसभा सदन बनता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं संसद के संबंधित में। भारत का राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। भारत में राज्यसभा की अधिकतम सीटों की संख्या है 250। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। इनमें से 229 सदस्य जो हैं राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। 4 जो सदस्य हैं वह संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में अधिकतम 12 सदस्यों को ही मनोनीत कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। भारत में उत्तर प्रदेश राज्य सर्वाधिक राज्यसभा सीट वाला राज्य है। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत में राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश है और भारत में जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा तथा लोकसभा में सीटों का बंटवारा किया गया है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन करता है। ये जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं इनको बच्चों आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और इनका रिवीजन करते रहिए। आपको यदि यह वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को और देखते हैं और उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति किस क्षेत्र से संबंधित नागरिकों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है? यानी कि राष्ट्रपति यदि कुछ नागरिकों को राज्यसभा में मनोनीत करता है तो उनकी कुछ उपलब्धियां होनी चाहिए, जैसे कि साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान तथा कला के क्षेत्र में। इन तीनों ही क्षेत्र में उपलब्धियां होनी चाहिए, उनको राज्यसभा में मनोनीत किया जा सकता है। राज्यसभा के सदस्य निम्न में से किसके द्वारा चुने जाते हैं? ऑप्शन ए है विधानसभा सदस्य, ऑप्शन बी है विधान परिषद सदस्य, ऑप्शन सी है लोकसभा सदस्य, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। राज्यसभा के सदस्य पहले तो अप्रत्यक्ष रूप में चुने जाते हैं, यानी जनता सीधे इनका चुनाव नहीं करती है। राज्यों की जो विधानसभा के सदस्य हैं वही राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस पद्धति के अनुसार होता है? ऑप्शन ए है अनुपातिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन बी है एकल संक्रमण मत, ऑप्शन सी है गुप्त मतदान। तो ये तीनों ही कथन सत्य हैं, ऑप्शन डी सही उत्तर है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमण मत तथा गुप्त मतदान के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, अमेरिका के किस सदन में सदन संख्या में प्रत्येक राज्य का बराबर प्रतिनिधित्व है? बच्चों, भारत में जो दोनों ही सदनों में जनसंख्या के अनुसार राज्यों का प्रतिनिधित्व है, लेकिन अमेरिका में प्रत्येक राज्य का बराबर प्रतिनिधित्व है और वह है सीनेट। ऑप्शन ए सही उत्तर है।
भारत की संसद के लोकसभा सदन में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? ऑप्शन ए है 544, ऑप्शन बी है 545, ऑप्शन सी है 550, ऑप्शन डी है 552। भारत की संसद के निम्न सदन लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 552 निर्धारित की गई है। लोकसभा में अधिकतम कितने एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नामित किया जा सकता है? पहले तो लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों का निर्वाचन नहीं होता है, इनको नामित किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, और यह सदस्य संख्या 2 हो सकती है। अधिकतम 2 से ज़्यादा एंग्लो इंडियन समुदाय के व्यक्तियों को लोकसभा में नामित नहीं किया जा सकता है। वह भारत का कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक लोकसभा सदस्य संख्या वाला है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है पंजाब। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश ही सर्वाधिक लोकसभा सदस्य संख्या वाला राज्य है। लोकसभा सदन में संघ राज्य क्षेत्रों में अधिकतम कितने प्रतिनिधि हो सकते हैं? भारत के लोकसभा सदन में संघ राज्य क्षेत्रों से अधिकतम 20 सदस्य निर्वाचित होते हैं, और वह संघ राज्य क्षेत्र हैं दिल्ली और पांडिचेरी। लोकसभा की कुल सदस्य संख्या में से राज्यों के अधिकतम कितने प्रतिनिधि हो सकते हैं? ऑप्शन ए है 520, ऑप्शन बी है 525, ऑप्शन सी है 530 और ऑप्शन डी है 532। लोकसभा की कुल सदस्य संख्या है 552, और उनमें से अधिकतम 530 सदस्य राज्यों से निर्वाचित होते हैं। लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 552 निर्धारित की गई है, उनमें से 530 सदस्य राज्यों से निर्वाचित होते हैं, 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से तथा 2 एंग्लो इंडियन समुदाय से। संसद के लोकसभा सदन में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को कौन नामित करता है? पहले तो यह आवश्यक नहीं है कि एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नामित ही किया जाए, लेकिन यदि राष्ट्रपति सोचता है कि संसद में लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो वह एंग्लो इंडियन सदस्यों में से 2 लोगों को एंग्लो इंडियन सदस्य के रूप में लोकसभा में नामित कर सकता है। इस तरह से भारत का राष्ट्रपति सही उत्तर है। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? वैसे तो संविधान के अनुसार भारत के संसद के लोकसभा सदन में कुल सदस्यों की संख्या 552 निर्धारित की गई है, लेकिन वर्तमान में लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या है 545। अगला कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लोकसभा सदस्य की संरचना के बारे में देख लेते हैं। भारत की संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। भारत की संसदीय व्यवस्था ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था मॉडल पर आधारित है। भारत की संसद में अधिकतम लोकसभा सदस्य संख्या 552 निर्धारित की गई है। लोकसभा सदन में अधिकतम 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के व्यक्तियों को राष्ट्रपति नामित कर सकता है। लोकसभा के कुल सदस्य संख्या 552 में अधिकतम 530 प्रतिनिधि राज्यों से हो सकते हैं, 20 प्रतिनिधि संघ राज्य क्षेत्रों से होते हैं और 2 एंग्लो इंडियन समुदाय से। इस तरह से कुल सदस्य संख्या हो गई 552। वर्तमान में देखा जाए तो लोकसभा में कुल 545 सदस्य ही हैं। इनमें से 530 सदस्य राज्यों से हैं तथा 13 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से हैं और 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य हैं जिनको राष्ट्रपति के द्वारा नामित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की नई संसद में लोकसभा सदन में कुल कितने सदस्य बैठ सकते हैं? हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा भारत की नई संसद का उद्घाटन किया गया है और उसमें लोकसभा सदन में कुल 888 सीटों का निर्माण किया गया है। इस तरह से लोकसभा सदन में कुल 888 सदस्य बैठ सकते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की नई संसद का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए है बिरला ग्रुप के द्वारा, ऑप्शन बी है टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा, ऑप्शन सी है रिलायंस इंडस्ट्रीज या फिर अडानी इंटरप्राइजेस। भारत की नई संसद का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा किया गया है। इस तरह से ऑप्शन बी सही उत्तर है। लोकसभा के प्रतिनिधि राज्यों के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में से किस विधि के द्वारा निर्वाचित होते हैं? ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष मतदान, ऑप्शन बी है अप्रत्यक्ष मतदान, ऑप्शन सी है आनुपातिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। लोकसभा के जो प्रतिनिधि होते हैं, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, उनका जनता सीधे चुनाव करती है अपने मतदान के द्वारा। इस तरह से उनका चुनाव प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है। लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में मतदाता की आयु कितनी होनी चाहिए? जब लोकसभा के चुनाव होते हैं, जिनको आमतौर पर आम चुनाव कहा जाता है और प्रत्येक 5 वर्ष में लोकसभा के चुनाव होते हैं, उसमें चुनाव में जो मतदाता होता है उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
मूलतः संविधान में लोकसभा सदस्यों के निर्वाचन में मतदाता की आयु कितनी निर्धारित की गई थी? जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, तब उस समय मतदाता की आयु कितनी निर्धारित की गई थी? वह 21 वर्ष थी। ऑप्शन बी सही उत्तर है, 21 वर्ष। भारतीय संसद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं, जैसे कि हाल ही में भारत की नई संसद का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा 28 मई 2023 को किया गया है। यह न्यूज़ में कई बार चर्चा का विषय था क्योंकि विपक्षी पार्टियों के द्वारा इसका बहिष्कार किया गया। इस संसद का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट, जो कि एक भारत की कंपनी है, उसके द्वारा किया गया। लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधि राज्य के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, यानी जनता के द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा सदस्यों के निर्वाचन में मतदाता की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मतदाता की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। इस तरह से मूलतः संविधान में मतदाता की आयु 21 वर्ष थी, जिसको संविधान संशोधन के द्वारा घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। यह संविधान संशोधन महत्वपूर्ण है, इसको आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। लोकसभा के चुनाव को साधारण भाषा में आम चुनाव भी कहते हैं। भारत की नई संसद के वास्तुकार कौन है? हाल ही में जो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा नई संसद का उद्घाटन किया गया है, उसके वास्तुकार कौन है, यानी आर्किटेक्चर उसका कौन है? ऑप्शन ए है अरिजीत सिंह, ऑप्शन बी है बिमल पटेल, ऑप्शन सी है अनिरुद्ध शर्मा, ऑप्शन डी है आकाश साहू। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है, बिमल पटेल। उत्तर प्रदेश राज्य की अधिकतम लोकसभा सदस्य संख्या कितनी है? भारत में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है और भारत की संसद में लोकसभा सदस्यों की संख्या भारत की जनसंख्या के आधार पर प्रत्येक राज्य को दी गई हैं और उसमें सर्वाधिक लोकसभा सदस्य संख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश और कुल उत्तर प्रदेश की लोकसभा सदस्य संख्या है 80। भारत में मतदान करने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? भारत में कोई भी व्यक्ति जो विकृत मनोवृत्ति वाला ना हो और 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, उसको भारत में मतदान करने का अधिकार है। और मतदान करने का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, यह मौलिक अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है, संसद के लोकसभा सदन में 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नामित करने की समय सीमा कब तक है? यानी कि संसद में लोकसभा सदन के 2 एंग्लो इंडियन जो समुदाय के सदस्य होते हैं, उनको संविधान में संशोधन के द्वारा एक अधिनियम बनाया गया है और उस अधिनियम के द्वारा 2020 तक 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में नामित किया जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नामित करने का उल्लेख है? भारत में संवैधानिक प्रावधान है कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को राष्ट्रपति नामित करेगा और यह कोई आवश्यक नहीं है। राष्ट्रपति यदि यह देखता है कि उसको एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व तो लोकसभा में अपर्याप्त लगता है, तो वह संविधान के अनुच्छेद 331 के द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग करके 2 सदस्यों को जो कि एंग्लो इंडियन समुदाय से हैं, उनको लोकसभा सदस्य के रूप में नामित कर सकता है। लोकसभा में वर्तमान में एंग्लो इंडियन समुदाय नामित व्यक्ति कौन है? ऑप्शन ए है जॉर्ज बेकर, ऑप्शन बी है रिचर्ड हे, ऑप्शन सी है एडवर्ड हैरिस या इनमें से कोई नहीं। वर्तमान में लोकसभा जो कि 2019 में आम चुनाव हुआ था और इसमें कोई भी एंग्लो इंडियन समुदाय का सदस्य नामित नहीं है। लोकसभा में एंग्लो इंडियन सदस्यों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने पर संविधान के अनुच्छेद 331 के अनुसार लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को भारत का राष्ट्रपति नामित कर सकता है, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के अलावा कोई भी सदस्य इनको नामित नहीं कर सकता है। जॉर्ज बेकर और रिचर्ड हे 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य 2014 से 2019 तक भारत की संसद के लोकसभा सदन के सदस्य थे। वर्तमान में एक भी सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय से भारत की संसद के लोकसभा सदन में नामित नहीं किया गया है और वर्तमान लोकसभा 2019 से प्रारंभ हुई थी। लोकसभा में अनुसूचित जातियों यानी शेड्यूल्ड कास्ट के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? भारत के संविधान में लोकसभा में सदस्यों का आरक्षण दिया गया है और भारत की विभिन्न कास्ट जैसे अनुसूचित जाति और जनजाति तथा एंग्लो इंडियन समुदाय को भारत के लोकसभा में सदस्य आरक्षण दिया गया है और इनमें से अनुसूचित जाति के 84 सदस्यों को लोकसभा में निर्वाचित किया जाता है। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के
लिए कितनी सीटों का आरक्षण है। अभी इसके पहले हमने प्रश्न में देखा था कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए 84 सीटों का आरक्षण है, उसी प्रकार लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 41 सीटों का आरक्षण दिया गया है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। मूलतः संविधान में लोकसभा में सीटों का आरक्षण कितने वर्ष के लिए था। भारत का संविधान जब 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था तो उस समय लोकसभा में सीटों का आरक्षण केवल 10 वर्ष के लिए था। इस तरह से ऑप्शन बी सही उत्तर है और इस आरक्षण को प्रत्येक 10 वर्ष में बढ़ाया जाने लगा। लोकसभा और सदस्य के आरक्षण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य नोट कर लेते हैं। संविधान में किसी धर्म विशेष प्रतिनिधित्व पद्धति का त्याग किया गया, यानी धर्म के आधार पर लोकसभा में आरक्षण का प्रावधान नहीं है। जनसंख्या अनुपात के आधार पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटें आरक्षित हैं, यानी कि ऐसे ही सीटों का आरक्षण नहीं किया गया, यह जनसंख्या के अनुपात के आधार पर है ताकि जनसंख्या के प्रत्येक समुदाय को लोकसभा में सदस्यता प्राप्त हो सके। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें आरक्षित हैं, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए 45 सीटें आरक्षित हैं। मूलतः संविधान में लोकसभा में सीटों का आरक्षण 10 वर्ष के लिए था, किंतु इसे प्रत्येक 10 वर्ष के बाद बढ़ाया जा गया। लोकसभा में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई आरक्षण नहीं है, यानी जो ओबीसी कास्ट है उसके लिए कोई भी आरक्षण का प्रावधान नहीं है। लोकसभा में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए भी वर्तमान में कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं है। इस तरह से 552 सीटें हैं, उनमें 2 एंग्लो इंडियन समुदाय, 84 सीटें एससी के लिए तथा एसटी के लिए 45 सीटों का आरक्षण है। 95वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 में लोकसभा में सीटों के आरक्षण को 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी कि संविधान संशोधन के द्वारा इन सीटों का जो आरक्षण है उनको बढ़ाया गया है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं, लेकिन उनका निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाताओं के द्वारा किया जाता है, यानी इसका मतलब ये नहीं है कि एससी और एसटी सीटों के लिए सिर्फ एससी एसटी लोग ही मतदान करेंगे। अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों को सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति यदि लोकसभा का सदस्य चुना जाता है तो उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो भारत की संसद की लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और लोकसभा का जो कार्यकाल है वह आम चुनाव के बाद पहली बैठक से लेकर अंतिम 5 वर्ष तक होता है। भारत के प्रधानमंत्री को कौन शपथ दिलाता है। भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रत्येक आम चुनाव यानी लोकसभा चुनाव के बाद बहुमत दल का जो नेता होता है, राष्ट्रपति उसको प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त करता है और राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री को संविधान की श्रद्धा और सच्ची निष्ठा के लिए संविधान की शपथ दिलाता है। भारत में अंतिम लोकसभा चुनाव कब हुए थे। वर्तमान में जो लोकसभा चल रही है इसका चुनाव 2019 में हुआ था और इसका कार्यकाल 2024 तक है। लोकसभा चुनाव 2019 में किस राजनीतिक पार्टी का बहुमत था। 2019 में अंतिम आम चुनाव हुए थे जिनको लोकसभा चुनाव भी कहते हैं और उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला और भारतीय जनता पार्टी के बहुमत दल के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति के द्वारा दोबारा भारत का प्रधानमंत्री चुना गया। बच्चों, आपको यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मेरे आने वाला जो इंडियन पॉलिटिक्स से संबंधित टेस्ट सीरीज का वीडियो है वो नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो सके।